हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपने पढ़ाई में लगे होंगे। तो बच्चों, आज हम लोग जो देखने वाले हैं वो है क्लास 10 का सब्जेक्ट जो है देखेंगे। आज हम लोग संस्कृत सब्जेक्ट देखने वाले हैं और संस्कृत का चैप्टर नंबर 2 को देखेंगे, जिसका नाम है पाटलिपुत्र वैभवम। जिसका नाम हो गया पाटलिपुत्र वैभवम। और आज हम लोग इस पाठ से संबंधित जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न बन सकते हैं उन सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखने वाले हैं। ठीक है, इसलिए क्लास के अंत तक बने रहिएगा और सभी प्रश्न को ध्यान से समझ करके पढ़िएगा और याद कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि सारे के सारे प्रश्न जो है आप लोग के एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। ठीक है, चलिए बिना देर किए हुए क्लास को शुरू कर देते हैं। तो देखिए, आज का पहला नंबर प्रश्न हम लोग का क्या रहा और इसका आंसर देखिए क्या होगा। ठीक है, पहला प्रश्न को पहले पढ़िए। बोला गया है पाटलिपुत्र वैभवम पाठ में किस शहर का वर्णन है। पाटलिपुत्र पाठ में किस यानी पाटलिपुत्र वैभवम जो पाठ है, इस पाठ में किस शहर का वर्णन है? तो किसका वर्णन है? पटना का वर्णन है। ठीक है, पटना का। सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इनका। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न को देख लीजिएगा। 2 नंबर प्रश्न बोला गया पटना का इतिहास कितना पुराना है। पटना का इतिहास कितना वर्ष पुराना है? तो आप सभी लोग को पता होगा कि पटना का इतिहास जो है वो कितना वर्ष पुराना है? 2500 वर्ष पुराना है। ठीक है, ध्यान से समझ करके और याद करते जाइएगा हर एक चीज को। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है अगला प्रश्न है कूटनीमत यानी कि कूटनीमत काव्य के कवि कौन है? कूटनीमत काव्य के कवि कौन है? ऑप्शन है देखिए राजशेखर, फिर है दामोदर गुप्त और फिर है अगला है देखिए क्या, अगला ऑप्शन देखिए विशाखा दत्त यानी कि विशाख दत्त और फिर है कालिदास। बताइए क्या होगा सही उत्तर इनका क्या हो जाएगा? तो आप लोग को पता होगा कि कूटनीमत के काव्य के जो रचनाकार हैं वो हैं दामोदर गुप्त। कौन से हैं? दामोदर गुप्त हैं। सही जवाब आप लोग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है ना, याद करते रहिएगा एकदम प्रश्न को। अगला प्रश्न बोला गया है देखिए क्या, 4 नंबर प्रश्न देखिए। बोला गया है हम लोग का प्रश्न, किसके शासन काल में पाटलिपुत्र की शोभा और रक्षा व्यवस्था अति उत्कृष्ट थी? बताइए किसके शासन काल में पाटलिपुत्र की शोभा और रक्षा व्यवस्था अति उत्कृष्ट थी? बताइए तो किसके शासन काल में थी? तो याद रखिएगा चंद्रगुप्त मौर्य के। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में। ठीक ना, सही जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा इनका। चलिए, अगर देखिए जिनको देखिए याद भी अगर सभी ऐसा लग रहा होगा कि हमको सभी प्रश्न याद हैं, तो रिवीजन के पर्पज से क्लास जो होगा सबसे महत्वपूर्ण ही होगा। इस बात को भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि चैप्टर वाइज क्लास करा रहे हैं तो रिवीजन के से भी रिवीजन के लिए आप लोग का क्लास जो होगा बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। ठीक ना, इसलिए क्लास को जरूर कीजिएगा। बोला गया काव्य मीमांसा नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया है? काव्य मीमांसा नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया है? तो याद रखिएगा राजशेखर। ठीक है, काव्य मीमांसा राजशेखर के द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। 6 नंबर प्रश्न है। 6 नंबर प्रश्न बोला गया पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे स्थित है? पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे स्थित है? तो क्या हो जाएगा? तो पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे स्थित है? गंगा नदी। ठीक है, गंगा नदी, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का क्या है। अगला प्रश्न है 7 नंबर प्रश्न। बोला गया पटना में गंगा नदी पर कौन सा सेतु है? पटना में गंगा नदी पर कौन सा सेतु है? ऑप्शन है विक्रमशिला सेतु, विक्रमशिला सेतु और अगला ऑप्शन है गांधी सेतु, राजेंद्र सेतु, नेहरू सेतु। तो कौन सा सेतु है? तो याद रखिएगा गांधी सेतु। ठीक है, गांधी सेतु। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न हम लोग का है मगध की राजधानी कहाँ थी? मगध की राजधानी कहाँ पर थी? बताइए तो मगध की राजधानी कहाँ पर थी? पाटलिपुत्र। ठीक है, मगध कहा जाता है बिहार का प्राचीन नाम था। याद रखिएगा बिहार का प्राचीन नाम मगध था। ठीक ना, बिहार का प्राचीन नाम मगध था, जिसका राजधानी पहले हुआ करता था पाटलिपुत्र और अब इसी का नाम बदल कर दिया गया पटना। ठीक है, अब उसी पाटलिपुत्र का नाम बदल करके पटना कर दिया गया। तो सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इनका।
चलिए अगला प्रश्न है 9 नंबर। बोला यूनान का राजदूत कौन था? यूनान का राजदूत कौन था? तो यूनान का राजदूत कौन थे? मेगास्थनीज। ठीक है, याद रखिए यूनान का राजदूत मेगास्थनीज थे। ठीक ना, यूनान का राजदूत मेगास्थनीज। ऑप्शन नंबर सी होगा इनका। अगला देखिएगा 10 नंबर प्रश्न बोला गया है पाटलिपुत्र किस शब्द से बना है? पाटलिपुत्र किस शब्द से बना है? तो याद रखिएगा पाटलिपुत्र जो बना है वो बना है पाटल पुष्पों की पुतलिका रचना के आधार पर। पाटल पुष्पों के पुतलिका रचना के आधार पर पाटलिपुत्र शब्द जो है बना हुआ है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर इनका होगा। अगला देखिएगा 11 नंबर प्रश्न बोला पटना में कौमुदी महोत्सव कब मनाया जाता था? पटना में कौमुदी महोत्सव कब मनाया जाता था? ऑप्शन देखिए इनका क्या है, ऑप्शन देखिए और बताइए कब मनाया जाता था। तो देख करके आप लोगों को पता चल गया होगा कि पटना में कौमुदी महोत्सव कब मनाया जाता था। तो याद रखिएगा गुप्त वंश शासन काल में। गुप्त वंश शासन काल में। ठीक है, याद रखिएगा गुप्त वंश शासन काल में। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए कौमुदी महोत्सव का मतलब वो हो गया जो आजकल हम लोग दुर्गा पूजा जिस तरह से आजकल हम लोग मना रहे हैं उस तरह से उस वक्त जो हो जा रहा था कौमुदी महोत्सव मनाया जा रहा था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इनका बिल्कुल सही हो जाएगा गुप्त वंश शासन काल में। अगला 12 नंबर प्रश्न को देखिएगा। 12 नंबर प्रश्न है कौमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता था? कौमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता था? तो कौमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता था? तो ध्यान रखिएगा शरद ऋतु में। ठीक है, शरद ऋतु में कौमुदी महोत्सव शरद ऋतु में मनाया जाता था। यानी ऑप्शन नंबर डी इनका बिल्कुल सही हो जाने वाला है। अगला प्रश्न को देख लीजिए 13 नंबर प्रश्न। 13 नंबर प्रश्न है, देखिए अगर कोई भी प्रश्न में अगर आप लोग को डाउट लगे तो कमेंट जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, ये काम जरूर कीजिएगा। बोला गया है पटना नगर की पालिका देवी कौन है? पटना नगर की पालिका देवी कौन है बताइए। तो पटना नगर की पालिका देवी कौन है? तो याद रखिएगा पटन देवी। ठीक है, पटना नगर की पालिका देवी है पटन देवी। ऑप्शन नंबर सी होगा इनका। अगला प्रश्न है देखिए, अगला प्रश्न है बोला गया पाटलिपुत्र का नामांतर क्या है? पाटलिपुत्र का नामांतर क्या है? तो ध्यान रखिएगा पाटलिपुत्र का नामांतर का मतलब हो गया अन्य नाम। ठीक है, अन्य नाम। तो पाटलिपुत्र को अन्य नाम के रूप में जाना जाता है। इनको कहा जाता है कुसुमपुर या पुष्पपुर कहा जाता है। ठीक है, ये पुराण और ग्रंथ के अनुसार ये जो नाम आता है अगर ये भी पूछ सकता है कि पाटलिपुत्र का कुसुमपुर और पुष्पपुर नाम जो है कहाँ से पड़ा है। तो याद रखिए ये तो हो गया कि चारों तरफ क्या हो रहा था कि पाटल पुष्पों का खेती होता था, इस वजह से कुसुमपुर या पुष्पपुर कहा जाता है। लेकिन अगर बोला जाए कि पुष्पपुर या कुसुमपुर नाम कहाँ से निकला है तो याद रखिएगा पुराण या ग्रंथ से। ठीक है, पुराण या फिर ग्रंथों से है ये नाम आया हुआ है। ठीक ना, तो याद रखिएगा पाटलिपुत्र का अन्य नाम आते हैं कुसुमपुर या पुष्पपुर होता है। ऑप्शन नंबर डी इनका बिल्कुल सही उत्तर हो जाने वाला है। अगला प्रश्न को देखिएगा 15 नंबर प्रश्न हम लोग का बोला गया है क्या किसके समय में पाटलिपुत्र एक छोटा सा गांव पाटलीग्राम था? बताइए किसके समय में पाटलिपुत्र एक छोटा सा गांव पाटलीग्राम था? तो किसके समय में था? तो याद रखिएगा भगवान बुद्ध के समय में। ठीक है, भगवान बुद्ध के समय में जो पाटलिपुत्र जो था वो उस समय पाटलीग्राम के नाम से जाना जाता था। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए भगवान बुद्ध के समय में। 16 नंबर प्रश्न हम लोग का है बोला गया है भगवान बुद्ध ने पटना के बारे में क्या कहा था? भगवान बुद्ध ने पटना के बारे में क्या कहा था? पहला ऑप्शन है यह नगर एक यानी कि यह नगर महानगर बनेगा। यह नगर महानगर बनेगा। और दूसरा है यह नगर आग बाढ़ और कलह से सदा भयभीत रहेगा। या फिर ए और बी दोनों, या यह कभी विकसित नहीं होगा। तो क्या कहे थे? तो भगवान बुद्ध ने यह कहा था कि यह नगर
एक दिन महानगर बनेगा, लेकिन यहाँ पर हमेशा आग, बाढ़ और कलह जैसी समस्या जो है हमेशा ही बनी रहेगी, ठीक है, हमेशा बना रहेगा ऐसे समस्या, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों हो जाएगा, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाने वाला है। चलिए 17 नंबर प्रश्न को देखिएगा। 17 नंबर आप लोग का प्रश्न दिया गया है, बोला गया गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान कहाँ है। गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान कहाँ है। तो गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान कहाँ पर है, तो आप लोग को पता होगा गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान कहाँ पर है, पटना में है। और इनका जन्म जो हुआ था वो गुरुद्वारा में हुआ था, गुरुद्वारा, पटना के गुरुद्वारा में हुआ था, ठीक है। राइट उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इनका, ठीक ना। चलिए अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है सिखों के 10वें गुरु कौन हैं। सिखों के 10वें गुरु कौन है। याद रखिएगा 10वां गुरु को ही अंतिम गुरु भी कहा जाता है, ठीक है। 10वां, सिखों के 10वें गुरु हैं, अंतिम गुरु भी हैं, याद रखिएगा, और वो है गुरु गोविंद सिंह, याद रखिएगा। सिखों के 10वें गुरु और अंतिम गुरु कहे जाते हैं गुरु गोविंद सिंह कहे जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इनका। चलिए अगला प्रश्न को देखिए। 19 नंबर प्रश्न है, बोला है कि मेगास्थनीज पटना किसके समय में आया था। मेगास्थनीज पटना किसके समय में आया था। क्या अशोक के समय में आए थे, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में आए थे, या मुगलों के समय में आए थे, या अंग्रेज के समय में आए थे। तो बताइए कि मेगास्थनीज जो था पटना किसके समय में आया था। तो याद रखिएगा चंद्रगुप्त मौर्य के समय में, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में आए थे, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। अगर ये भी पूछ दिया जाए कि मेगास्थनीज के द्वारा लिखा गया पुस्तक कौन सा है, तो याद रखिएगा इंडिका, ठीक है, इंडिका, ठीक है ना, याद रखिएगा इंडिका, ठीक है, इंडिका, याद एकदम रख लीजिएगा इनको, ठीक है, इंडिका। चलिए अगला प्रश्न 20 नंबर है, बोला गया सरस्वती का कुल गृह कौन सा महानगर था। सरस्वती का सरस्वती का कुल गृह कौन सा महानगर था। तो कौन सा था, पाटलिपुत्र, ठीक है, पाटलिपुत्र, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इनका। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न 21 नंबर, बोला गया है पटना के उत्तर दिशा में कौन सी नदी बहती है। पटना के उत्तर दिशा में कौन सी नदी बहती है। तो कौन सी नदी बहती है, गंगा नदी, ठीक है, गंगा नदी बहती है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो गया इनका। अगला प्रश्न है 22 नंबर, 22 नंबर प्रश्न है एशिया महाद्वीप का सबसे लंबा पुल कौन सा है। एशिया महाद्वीप का सबसे लंबा पुल कौन सा है। ऑप्शन है देखिए हावड़ा ब्रिज, गांधी सेतु, फिर है महात्मा गांधी सेतु, या या विक्रमशिला सेतु। क्या हो जाएगा सही जवाब, बता दीजिए जरा। तो याद रखिएगा वो कौन सा है, तो महात्मा गांधी सेतु, ठीक है, महात्मा गांधी सेतु, ठीक है, महात्मा गांधी सेतु, याद रखिएगा। गांधी सेतु भी हम लोग कह सकते हैं, ठीक है, क्योंकि गांधी सेतु भी वही बात है, ठीक ना, गांधी सेतु कहिए या फिर महात्मा गांधी सेतु कहिए, इनका बी और सी दोनों हो जाएंगे, ठीक है, बी और सी दोनों हो जाएंगे इनका, तो ठीक है। चलिए अगला प्रश्न को देखिएगा। अगला प्रश्न है 23 नंबर, बोला गोलघर कहाँ स्थित है। गोलघर कहाँ पर स्थित है, तो आप सभी लोग को पता है पटना में है, ठीक है, गोलघर पटना में है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इनका। अगला प्रश्न देखिए 24 नंबर है, बोला गया गुरु गोविंद सिंह किस धर्म के गुरु थे। गुरु गोविंद सिंह किस धर्म के गुरु थे, तो किस धर्म के गुरु थे, सिख धर्म के, ठीक है, गुरु गोविंद सिंह सिख धर्म के गुरु थे, ठीक है। और कौन से गुरु थे, 10वां गुरु थे, 10वां और अंतिम गुरु थे, ठीक है, 10वां और अंतिम गुरु थे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देखिएगा। अगला प्रश्न है मुगल काल में किसका उद्धार हुआ। मुगल काल में किसका उद्धार हुआ, तो याद रखिएगा पाटलिपुत्र का, ठीक है, पाटलिपुत्र का, ऑप्शन नंबर ए हो गया इनका। अगला प्रश्न देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है
पटना शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? पटना शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? तो याद रखिएगा क्या है, ऑप्शन पहले देख लीजिए, पतनात या पतन या फिर पटन या पतनम। क्या हो जाएगा सही जवाब, बता दीजिएगा इनका। तो याद रखिएगा किस शब्द से हुआ है, तो याद रखिएगा पतन। ठीक है, पतन शब्द से हुआ है, याद रखिएगा पतन। पटना शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुआ है? पतन से हुआ है, पतन। ठीक है, पटना शब्द की उत्पत्ति पतन से हुआ है, सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी होगा इनका। ठीक ना। चलिए अगला प्रश्न के देख लीजिए। अगला प्रश्न है, बोला गया है सिखों के पहले गुरु कौन थे? सिखों के पहले गुरु का नाम क्या था? ठीक है, सिखों के पहला गुरु, तो याद रखिए सिखों के पहला गुरु थे गुरु नानक देव। ठीक है, गुरु नानक देव, याद रखिएगा सिखों के पहले गुरु थे गुरु नानक देव थे। ठीक ना, ऑप्शन नंबर बी होगा इनका। ठीक है, गुरु नानक देव। चलिए अगला प्रश्न है, 28 नंबर प्रश्न बोला गया है सम्राट अशोक के समय पटना कैसा था? सम्राट अशोक के समय पटना कैसा था? क्या पिछड़ा हुआ था, साधारण था, या समृद्ध था, या फिर निर्धन था? बताइए। तो याद रखिएगा सम्राट अशोक के समय पटना जो था वो अति समृद्धशाली हो गया था। ठीक है, अति समृद्धशाली हो गया था, और इसी को कहा जाता है अत्यधिक वैभवपूर्ण हो गया था। ठीक है, अत्यधिक वैभव पूर्ण हो गया था। ऑप्शन नंबर सी इनका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न बोला गया है कि व्याकरण के रचयिता कौन है? व्याकरण के रचयिता कौन है? तो याद रख लीजिएगा कि व्याकरण के रचयिता कौन है? पाणिनि। ठीक है, व्याकरण के रचयिता पाणिनि हैं। व्याकरण के रचयिता पाणिनि हैं। ऑप्शन नंबर इनका सी होगा, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, बोला गया है पटना के किस दिशा में गंगा नदी बहती है? बताइए, पटना के किस दिशा में गंगा नदी बहती है? क्या है, पूरब या पश्चिम या उत्तर या दक्षिण? बताइए, किस दिशा में पटना के किस दिशा में गंगा नदी बहती है? तो किस दिशा में गंगा नदी बहती है? तो याद रखिएगा उत्तर दिशा में गंगा नदी बहती है। उत्तर दिशा में गंगा नदी बहती है। ठीक ना, सभी प्रश्न को ध्यान रखिएगा एकदम। चलिए बोला गया है संग्रहालय कहाँ है? ठीक है, संग्रहालय कहाँ है? तो कहाँ पर है संग्रहालय? पटना में। ठीक है, संग्रहालय पटना में है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा आप लोग का। चलिए अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न देखिए, बोला गया है परिभूत पुरंदरम यानी परिभूत पुरंदर स्थानम, परिभूत पुरंदर स्थानम की संज्ञा किसे दी गई है? परिभूत पुरंदर स्थानम की संज्ञा किसे दी गई है? तो याद रखिएगा पाटलिपुत्र नगर को। ठीक है, पाटलिपुत्र नगर को पाटलिपुत्र नगर को परिभूत पुरंदर स्थानम की संज्ञा दी गई है। ऑप्शन नंबर इनका ए हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब। ऑप्शन नंबर इनका ए बिल्कुल सही जवाब हो जाने वाला है। ध्यान रखिएगा सभी प्रश्न, देखिए बार बार एक ही चीज हम बोल रहे हैं कि ध्यान रखिएगा। ठीक ना, क्योंकि सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण करा रहे हैं आप लोग को। ठीक है, बहुत अधिक महत्वपूर्ण प्रश्न करा रहे हैं आप लोग को। बोला गया है महावीर उद्यान। ठीक है, महावीर उद्यान, इसी महावीर उद्यान को ही हम लोग संजय गांधी जैविक उद्यान कहते हैं। ठीक है, महावीर उद्यान बोले या संजय गांधी जैविक उद्यान बोले, बताइए वो कहाँ पर स्थित है? तो संजय गांधी जैविक उद्यान, जिसको आप लोग चिड़ियाघर के नाम से जानते हैं, जिसको आप लोग चिड़ियाघर के नाम से जानते हैं, जो कि वो कहाँ पर स्थित है? पटना में है। ठीक है, संजय गांधी जैविक उद्यान कहाँ पर है? पटना में स्थित है। सही जवाब आप लोग का ऑप्शन नंबर बी होगा इनका। अगला प्रश्न है, प्राचीन काल में शिक्षा का केंद्र क्या था? ठीक है, शिक्षा का केंद्र कहाँ था? सॉरी, प्राचीन काल में शिक्षा का केंद्र कहाँ था? ऑप्शन देख लीजिए, शिक्षा का केंद्र बताना है कि कौन सा शिक्षा का केंद्र हुआ करता था।
कौन सा शिक्षा का केंद्र हुआ करता था? तो शिक्षा का केंद्र कौन था? पाटलिपुत्र। कौन सा था? पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र क्या था? शिक्षा का एक केंद्र माना जाता था। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इनका, ठीक है ना, पाटलिपुत्र। चलिए अगला प्रश्न को देखिए। 35 नंबर प्रश्न है, बोला किसके शासनकाल में कौमुदी महोत्सव धूमधाम से मनाया जाता था? किसके शासनकाल में कौमुदी महोत्सव धूमधाम से मनाया जाता था? तो किसके शासनकाल में मनाया जाता था? याद रखिए, गुप्त वंश शासनकाल में, ठीक है। गुप्त शासनकाल में, गुप्त वंश शासनकाल में कौमुदी महोत्सव को खूब धूमधाम से मनाया जाता था। ऑप्शन नंबर इनका बी हो जाने वाला है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है 36 नंबर प्रश्न दिया गया है कि गुरुद्वार कहाँ स्थित है? गुरुद्वार कहाँ स्थित है? तो गुरुद्वार कहाँ पर स्थित है? तो याद रखिए, पटना सिटी में, यानी पटना शहर में गुरुद्वारा स्थित है। और वही गुरुद्वारा जहाँ पर क्या हुआ था, सिखों के 10वें गुरु का जन्म हुआ था, ठीक है। सिखों के 10वें गुरु और अंतिम गुरु का जन्म हुआ था, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा। 37 नंबर प्रश्न हम लोग का है, बोला गया दामोदर गुप्त ने किस काव्य की रचना की? दामोदर गुप्त ने किस काव्य की रचना की? ठीक है, तो किस काव्य की रचना किए थे? तो याद रखिएगा, कूटनीमत, ठीक है, कूटनीमत, कूटनीमत, ठीक है। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, कूटनीमत। अगला प्रश्न देखिए। 38 नंबर प्रश्न है, बोला राजशेखर की रचना कौन सी है? राजशेखर की रचना कौन सी है? यानी राजशेखर के द्वारा लिखा गया वो रचना कौन सा है जो इस ऑप्शन में दिया गया है? तो कौन सा है? काव्य मीमांसा। याद रखिएगा, काव्य मीमांसा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। काव्य मीमांसा, ऑप्शन नंबर ए हुआ। चलिए अगला प्रश्न 39 नंबर है, बोला है मही शब्द का अर्थ क्या होता है? मही शब्द का अर्थ क्या होता है? तो याद रखिएगा, मही शब्द का अर्थ होता है पृथ्वी, ठीक है। मही शब्द का अर्थ क्या होता है? पृथ्वी होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है ना। मही शब्द का अर्थ क्या होता है? पृथ्वी होता है। याद रखिए एकदम कि मही शब्द का अर्थ पृथ्वी होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आज का लास्ट प्रश्न, आज का लास्ट प्रश्न देखिए। 40 नंबर बोला गया है क्या? गांधी सेतु किस महादेश का दीर्घतम सेतु है? बताइए, गांधी सेतु किस महादेश का दीर्घतम यानी सबसे बड़ा सेतु है? तो याद रखिएगा, एशिया, ठीक है। एशिया महादेश का सबसे बड़ा सेतु है गांधी सेतु, ठीक है, जो कि पटना के गंगा नदी के ऊपर स्थित है। याद रखा कीजिएगा एकदम, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। तो आज का क्लास हम लोग का इतना पर ही समाप्त हो गया, ठीक है। आज का क्लास इतना पर ही समाप्त हो गया। मिलते हैं कल अगले क्लास में अगला चैप्टर के साथ। तब तक कि सभी लोग अपना क्या कीजिए, पढ़ाई कीजिए और आगे बढ़ते रहिए, ठीक है। मिलते हैं अगले क्लास में कल। ओके, क्लास को इतना पर ही बंद कर देते हैं। ओके, चलिए, ठीक है।